सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है घूर्णन गतिज ऊर्जा रोटेशनल मोशन के लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे कि जो जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है तो वो गति घूर्णन गति कहलाती है, रोटेशनल मोशन कहलाती है। और जब वो घूमेगी तो उसके पास एनर्जी होगी और उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को घूर्णन गति ऊर्जा कहते हैं। घूर्णन गति ऊर्जा किसको कहेंगे कि जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है तो उस घूमने के कारण से जो उसकी एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं गति ऊर्जा। यानी घूर्णन गति करते हुए किसी वस्तु की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं घूर्णन गति ऊर्जा कहते हैं। आज हम इसका जो है सूत्र की स्थापना करेंगे कि जब कोई वस्तु घूमती है तो उसकी घूर्णन गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है उसको हम डिराइव करेंगे। तो इसके पहले हमने रेखीय गति ऊर्जा पढ़ी है। रेखीय गति ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में चल रही है तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम गति ऊर्जा कहते हैं। सामान्य उसको हम काइनेटिक एनर्जी के से प्रदर्शित करते हैं। के मतलब काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम गति ऊर्जा कहते हैं। और इस गति ऊर्जा के लिए हमने एक सूत्र की स्थापना कर रखी है, एक वीडियो भी बना रखा है। गति ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv का स्क्वायर, ये हमारे पास गति ऊर्जा का सूत्र होता है। इस सूत्र को याद रखना। इसी सूत्र पर आधारित हम घूर्णन गति ऊर्जा की स्थापना हम करेंगे। v जो होता है वो रैखिक वेग होता है। v जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में चलती है तो उसकी गति के कारण से जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम गति ऊर्जा कहते हैं। और यही वस्तु जब घूमने लगती है तो उसकी जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम घूर्णन गति ऊर्जा कहेंगे। अब इसमें और उसमें क्या फर्क होता है कि इसमें v जो होता है वेग, जिसको हम रैखिक वेग कहते हैं, ये सीधी सरल रेखा में चलता है उस समय ये v से हम प्रदर्शित करते हैं वेग को। लेकिन जब कोई वस्तु घूमती है तो उसके वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा जो होता है वो कहलाता है कोणीय वेग। दो तरह के वेग होते हैं, एक होता है रैखिक वेग और एक होता है कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है तो उसका वेग कोणीय वेग कहलाता है। और कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में या चल रही है तो वो उसका वेग रैखिक वेग कहलाता है। इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है जो हमने डिराइव कर रखा फार्मूला, और एक इसका वीडियो हमने बना रखा है कि रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन होता है। और वो फार्मूला होता है v = ω। ये सूत्र हमने सिद्ध कर रखा है। ये सूत्र सभी को मालूम होना चाहिए क्योंकि इस सूत्र का बार बार उपयोग होगा जब भी रैखिक और कोणीय वेग में संबंध स्थापित करने का है। तो ये v = ω/r के द्वारा हम उसको प्रदर्शित करते हैं। अब v और ओमेगा, अब जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है, मान लो कोई अक्ष है, ये कोई हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल पर कोई वस्तु मान लो इसकी अक्ष है, ये अक्ष मान लो इसकी, इस अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है, तब क्या होगा कि यहाँ पर कण अलग अलग, मान लो कोई बिंदु ले लें कि यहाँ पर एक अक्ष है, ये यहाँ पर कण यहाँ है, कोई कण यहाँ है और कोई कण यहाँ, अलग अलग स्थान पर कण है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि कण जो है, एक कण यहाँ पे है और एक कण यहाँ पे मान लिया हमने और एक कण को हमने यहाँ मान लिया। ठीक है, अलग अलग स्थान पे हमने 3 कण मान लिए। तब देखो कि जो है स्थिति यहाँ पे मान लिया और एक यहाँ मान लिया। ये प्रॉब्लम कर ये कण अलग अलग स्थान पर। अब ये जो कण है, ये जब कण घूमेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक गति करेगा, मतलब ये ज़्यादा लंबा पथ तय करेगा, पूरा घूम के यहाँ पे आएगा वापस। और ये जो कण घूमेगा ये इस तरह से घूम के वापस यहाँ आएगा। तो अलग अलग कण के द्वारा क्या हो रहा है, देखो अलग अलग दूरी तय की जा रही है। अलग अलग कण के द्वारा दूरी अलग अलग तय की जाए। क्यों दूरी? क्योंकि कण अलग अलग स्थान पर स्थित है। तो ये कण अलग दूरी तय करेगा क्योंकि इसको लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। ये कण कम दूरी तय करेगा क्योंकि इसको कम चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी कहने पर जो r होता है ये अलग अलग कण के लिए अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग पार्टिकल के लिए ये दूरी क्या होगी? अलग अलग होगी। यहाँ वाला जो कण होगा उसको लंबा दूरी तय करना पड़ेगी, ज़्यादा दूरी होगी। ये वाला कण पास में जल्दी दूरी तय कर लेगा।
और ये पास वाला अक्ष वाला तो बिल्कुल जीरो, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, उसका कोई विस्थापन ही नहीं होगा, तो वो जीरो पे ही रहेगा। तो कहने पर तो ये होता है कि इसमें जो वेग होता है हमारे पास, जो रेखिक वेग, वो रेखिक वेग अलग अलग स्थानों का अलग अलग होता है, अलग अलग कणों का वेग अलग अलग होगा। लेकिन कोणीय वेग मतलब जो कोण बनता है, ये कण और ये कण दोनों के द्वारा जो केंद्र पे कोण बनेगा वो तो समान ही होगा हमेशा। केंद्र पर बना हुआ कोण क्या होता है? समान। मान लो कि किसी समय पर ये दोनों कण, ये कण और ये कण यहाँ पे आ जाते हैं। मान लो एक यहाँ आ गया और ये कण यहाँ आ गया, कण यहाँ पे आ गया और एक यहाँ आ गया, ये वाला कण, दोनों कण यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे आ गया, क्या होगा, यहाँ से यहाँ चले गए, तो ये जो कोण बनता है तो दोनों के लिए कोण तो बराबर ही होगा, थीटा ओमेगा थीटा बाई टी होता है, तो दोनों के लिए कोण तो क्या होगा? समान ही होगा, क्योंकि कोणीय विस्थापन दोनों के लिए क्या होगा? समान होगा, थीटा समान होगा। तो ओमेगा बराबर होता है थीटा बटे टी। थीटा समान है तो टाइम भी दोनों के लिए बराबर लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक गए, दोनों के लिए सेम टाइम। तो ओमेगा का मान क्या होता है? हमेशा नियत होता है। तो जब भी वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है तो उसका कोणीय वेग नियत होता है, लेकिन रेखिक वेग अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि कण अलग अलग स्थान पर स्थित होते हैं, तो अलग अलग स्थान पर स्थित होने के कारण से r का मान यदि अलग अलग है तो v का मान भी अलग अलग होगा। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग कणों का रेखिक वेग अपने को निकालना पड़ेगा। तो जब भी कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है तो उसका कोणीय वेग तो समान रहता है। क्यों? क्योंकि कोण बराबर बनता है, क्योंकि कण जो होता है एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि कण इधर आ गया, ये कण यही रह गया, कण सब एक साथ चलेंगे, लेकिन उनकी जो दूरियां होती है वो अलग अलग तय होती है। इसलिए रेखिक वेग अलग अलग और कोणीय वेग एक समान होता है। रेखिक वेग क्या होता है? ये r पर डिपेंड है, ये घूम रहा है, ये रेखिक वेग। और कोणीय वेग क्या होता है? कितना कोण बन रहा है, यहाँ से यहाँ गए तो कितना कोण बन रहा है, कोण बटे टाइम, ये कहलाता है कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन किया, तो कोणीय वेग को हम थीटा बाई टी से प्रदर्शित करेंगे और v को s अपान टी से प्रदर्शित करेंगे, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन अलग अलग कणों का अलग अलग होगा, इसलिए v का मान अलग अलग होगा, s अपान टी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि v का मान जो है अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि r का मान अलग अलग होगा, ओमेगा का मान तो फिक्स है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि मान लो कि हमारे पास बहुत सारे कण हैं, एक कण m1 मान लिया, एक कण m2 मान लिया, m3 मान लिया, ऐसे बहुत सारे कण हैं। कोई वस्तु घूम रही है, कोई पिंड बॉडी रोटेट कर रही है, और उस बॉडी जब घूमती है तो उनके कणों के द्रव्यमान m1 m2 m3 मान लिए, और इनके वेग क्या मान लिया? v1 v2 v3 मान लिया, और इन कणों की दूरियां मान ली r1 r2 r3 मान लिया। ठीक है, ये सब हमने मान लिया। क्या मानना है? माना कि एक पिंड है और वो पिंड अनेक असंख्य कणों से मिलकर बना है। उन कणों के द्रव्यमान m1 m2 m3 है, मास हमने m1 m2 m3 मान लिया, और उन कणों की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरियां r1 r2 r3 है, और उनके वेग, कौन से वेग? रेखिक वेग v1 v2 v3 है, डैश डैश डैश। अब यदि v1 का मान निकालना चाहे तो v1 इक्वल टू क्या जाएगा? पहले कण के लिए v1 इक्वल टू ओमेगा r1, v2 इक्वल टू ओमेगा r2, v3 इक्वल टू ओमेगा r3। ओमेगा सेम होगा, नियत होगा, सभी कणों के लिए एक जैसा होगा, क्योंकि कण का कोणीय वेग हमेशा नियत होता है, केवल रेखिक वेग बदलता है। ध्यान रखना, मैंने समझाया है। तो क्या करेंगे? इनके सबके मान निकालेंगे, v1 v2 v3 के। ये v1 इक्वल टू आ जाएगा, v2 इक्वल, जब ये मान यहाँ रख देंगे, कौन सी? गतिज ऊर्जा के सूत्र। ये मान गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv का स्क्वायर। अब ये v की जगह अपन v1 लिखेंगे, एक बार v2 लिखेंगे, एक बार v3 लिखेंगे, तो ये हमारे पास गतिज ऊर्जा कितनी रहेगी? गतिज ऊर्जा सूत्र 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, और v1 का मान क्या लिखेंगे? ओमेगा r1 लिख लिया, ओमेगा r1। तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो 1/2 m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरे कण के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/2 m v2 का स्क्वायर, v2 की जगह ये मान रख देना 1/2 m ओमेगा r2 का स्क्वायर। तो क्या जाएगा? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से अन्य कणों के लिए हम निकालेंगे, सब कण जितने दिए। तो इस तरह से 1/2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और तीसरे का 1/2 m3 r3 ओमेगा का स्क्वायर डैश डैश। इसी प्रकार से अन्य कणों की भी घूर्णन गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। यानी एक एक कण की हमको गतिज ऊर्जा निकालना है, और ये गतिज ऊर्जा जो होती है v की जगह ओमेगा r रखना है, और ओमेगा
आर की जगह पहले कण के लिए R1 लिखना है, दूसरे कण के लिए R2 लिखना है, तीसरे कण के लिए R3 रखना है यहाँ पे मान। तो V इक्वल टू ओमेगा R1, V इक्वल टू ओमेगा R, V2 इक्वल टू ओमेगा R2 और V3 इक्वल टू ओमेगा R3 यहाँ मान रखना। ये सामान्य सूत्र है, जब भी कण का वेग v हो तो ये लगाना है, यदि v1 v2 v3 हो गए तो फिर ये लगेंगे और क्या करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि कण से मिलकर ही पिंड बनता है, कणों के योग से पूरा पिंड बनता है। यदि कण की यदि घूर्णन गति ऊर्जा अपने को पता है तो पूरे पिंड के हम निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? तो ये कण की हमने निकाल रखी है, पहले कण की है, दूसरे कण की है, तीसरे कण की है। इन सब कणों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे उनकी घूर्णन गति ऊर्जा को, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और इसको क्या लिखेंगे, हम सिग्मा के रूप में लिखते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश। और इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा m r स्क्वायर। सिग्मा मतलब योग, किसका योग, इन सबका योग, m r स्क्वायर का योग सिग्मा के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या करेंगे, ये सिग्मा m r स्क्वायर क्या कहलाता है, हमने पिछला वीडियो बना रखा है इसका पूरा, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो इसको हम I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ये I हो जाएगा, तो 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। तो इस तरह से घूर्णन गति ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास घूर्णन गति ऊर्जा का सूत्र है। क्या याद रखना, गति ऊर्जा का सूत्र याद रखना, 1/2 mv का स्क्वायर होता है। अब v की जगह ओमेगा रखना। लेकिन पिंड में अनेक कण होते हैं, तो मान लीजिए पिंड अनेक असंख्य कणों से मिलकर बना है, उनके द्रव्यमान m1 m2 m3 डैश डैश, और उस कणों के द्रव्यमान से जो दूरी होगी क्रमशः r1 r2 r3 डैश डैश होगी, और उनके वेग v1 v2 v3 डैश 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 होंगे। ये सब अपने को मान के लिखना है। फिर पहले कण का जड़त्व आघूर्ण निकालना, फिर दूसरे कण का जड़त्व आघूर्ण निकालना, फिर तीसरे कण का जड़त्व आघूर्ण निकालना। इसी प्रकार से अन्य कणों के भी जड़त्व आघूर्ण अपने को निकालना है, और उन सबको क्या कर देना, टोटल लगा देना, जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकल आएगा। तो इस तरह से हमारे पास घूर्णन गति ऊर्जा का व्यंजक 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।